हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। हम कर रहे हैं बुनियाद 2022 लेवल 2 का 26 अगस्त को कंडक्ट हुआ पेपर जो था उसका सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैं 10 क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को मैं आपको बार बार कह रही हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, बल्कि जो भी लेक्चर मैं डालूँगी अब वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं ए सेट का 8वां, बी का 11वां, सी का 7वां और डी का 50वां क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः x घटा 2 x सेंटीमीटर, x जमा 2 सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात करो। हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज की एक भुजा x है, एक x से 2 कम है और एक x से 2 ज़्यादा है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो उस वैल्यू के लिए हमें कोई ना कोई इक्वेशन चाहिए, और वो इक्वेशन कहाँ से बनेगी? पाइथागोरस थ्योरम से। अब समीकरण कहाँ से बनेगा भाई? तो पाइथागोरस थ्योरम जो हमारी होती है समकोण त्रिभुज के लिए सबसे आसान क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब। कर्ण है x जमा 2 का स्क्वायर, आधार है x माइनस 2 का स्क्वायर और लंब है x का स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x, और ये हो गया प्लस एक्स स्क्वेयर। ध्यान से देखें, एक्स स्क्वेयर इधर भी है कट जाएगा, 4 इधर भी है इधर भी है कट जाएगा, सारी टर्म्स इधर ले आओ। 4x पहले से है, ये घटा का 4x जमा का हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वेयर घटा का हो जाएगा बराबर है 0। ये बन गया 4 और 4 8x माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर है 0। इसमें से x कॉमन ले लो तो यहाँ बचा 8 माइनस एक्स बराबर है 0। गुणनखंड बन गया, इक्वल टू 0 कर लो। या तो x 0 है या 8 घटा x 0 है। तो x तो 0 हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x हमारे एक त्रिभुज की भुजा है, और त्रिभुज की भुजा 0 हो गई तो त्रिभुज नहीं बनेगा। और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 8। इसका मतलब जो है वो हमारे x की वैल्यू कितनी है? 8 है। अब हम देखते हैं पूछा क्या है, x का मान बताओ। तो x का मान 8 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। 0 पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा ए का 16वां, बी का 12वां, सी का 14वां और डी का 35वां क्वेश्चन। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई है। यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि कितने प्रतिशत होती? 300 में बेची तो 300 हो गया विक्रय मूल्य, लाभ हो गया 20%। तो पहले हम इससे डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालते हैं। ठीक है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है 300 रुपये, जो लाभ है 20% के लाभ पर बेची गई है, तो जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है? 20%। तो कॉस्ट प्राइस का हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 जमा लाभ प्रतिशत, यानी कि 300 गुणा 100 बटे 100 जमा 20, यानी कि 300 गुणा 100 और सारे के बटे में आपका आ जाएगा 120। 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 250 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 250 रुपये। आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? ये रहा। यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि कितने प्रतिशत होती? क्रय मूल्य 250 रुपये, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 235 रुपये, हानि यानी कि लॉस कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, यानी कि 250 में से 235 गए 15 रुपये। और अब हमने निकालना है हानि प्रतिशत, तो वो हो जाएगा लॉस हानि बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100, यानी 15 बटे 250 गुणा 100। 0 से 0 कट गई, 5 तिये 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 6% हानि, जो कि आपका डी ऑप्शन है। लेक्चर पसंद आ रहा है, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कोई पैसा नहीं लगता। अगला है ए का 13वां, बी का 13वां, सी का 15वां और डी का 41वां क्वेश्चन। 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए x रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये 50 पैसे है, तो x का मान क्या होगा? ये मूलधन है,
समय 2 वर्ष है, दर 11% है और ये कह रहा है कि इस मूलधन पर अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें और साधारण ब्याज निकालें और तो दोनों को घटाएं तो 60 रुपये 50 पैसे का फ़र्क आ रहा है। तो x कितना है? हम इसको ऐसे नहीं करते, हम x को पहले ही 100 मान लेते हैं। ठीक है, माना x बराबर है 100 और समय 2 दर 11। ठीक है, पहले हमने मान लिया x यानी कि मूलधन है 100 रुपये, समय है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 100 गुणा 2 गुणा 11 बटे 100 और साधारण ब्याज आ गया बच्चों 22 रुपये। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज से अमाउंट यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करते हैं, जो कि हमारा बनेगा मूलधन ब्रैकेट 1 जमा दर बटे 100 की पावर n यानी कि समय। ये हम पहले भी कर चुके हैं। 100 एकम 100 में 11 जोड़ोगे 111 बटे 100 की पावर 2, तो 2 बार 111 बटे 100 आएगा। 100 से 100 कट गया। 111 को 111 से गुणा करोगे तो ये ऊपर वाला 12,321 बटे 100 दशमलव में बदलोगे तो 123 रुपये 21 पैसे मिश्रधन आया, अमाउंट आया, चक्रवृद्धि मिश्रधन आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन में से जब हम मूलधन को घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। मिश्रधन है 123 रुपये 21 पैसे और भैया मूलधन है 100 रुपये, तो ये हमारा आ जाएगा, मूलधन हमारा कितना आ गया? ये आ गया 23 रुपये 21 पैसे। ठीक है, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये आ गया साधारण ब्याज। ध्यान से देखना। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी कि डिफरेंस, थोड़ा हिंदी में थोड़ा इंग्लिश में चल रहा है, मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज है 23 रुपये 21 पैसे, उसमें से जब आप 22 रुपये घटाओगे तो 1 रुपये 21 पैसे आपका अंतर आता है। अब मेरी बात को समझें, जब मैं मूलधन को x को 100 रुपये लेती हूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस 1 रुपये 21 पैसे आ रहा है और वास्तव में डिफरेंस जो है वो 60 रुपये 50 पैसे आ रहा है। तो अब हम एक एक नियम से इस सवाल को कर देते हैं कि यदि अंतर 1 रुपये 21 पैसे है तो x का मान है 100, यदि अंतर 1 रुपये है तो x का मान है 100 बटे 1 रुपया 21 पैसा और यदि अंतर 60 रुपये 50 पैसे है तो 100 बटे 1.21 गुणा 60.50, ये बना 100 बटे 121। ऊपर इस 121 के नाम का 100 ऊपर चला गया, 60 रुपये 50 पैसे के नाम का 100 नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 121 एकम 121 और 121 पाँजे 605, 50 को 100 से गुणा करोगे तो 5,000 रुपये किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा 100 से करना, होने को तो ये x से भी आ जाएगा, ब्याज आ जाएंगे दोनों, फिर घटाओगे और उसको 60 रुपये 50 पैसे के बराबर रख दोगे, लेकिन ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ए का 14वां, बी का 14वां, सी कोड का 13वां और डी कोड का 49वां क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक टीवी 2,000 रुपये में और रेडियो 750 रुपये में ख़रीदा। वह टीवी 20% के लाभ पर और रेडियो 5% की हानि पर बेचता है। कुल लाभ और कुल हानि ज्ञात करो। इसको हम 2 हिस्से कर लेते हैं, एक हिस्से में ले लेते हैं टीवी और एक हिस्से में ले लेते हैं रेडियो। ठीक है, ध्यान देना है, दोनों का कुल कॉस्ट प्राइस तो है 2,000 जमा 750 यानी 2750 रुपये। तो हम बात करते हैं टीवी का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 2,000 रुपये है और टीवी पर जो लाभ प्रतिशत है वो 20% है। तो टीवी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अब आपको फॉर्मूला याद रखना है, लाभ है कि हानि है? भाई लाभ है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 2,000, 100 में 20 जोड़ोगे 120 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 दूनी 2400 रुपये। तो सेलिंग प्राइस आ गया किसका? टीवी का, और कॉस्ट प्राइस था 2,000 रुपये। अब हम रेडियो पे आ जाते हैं। रेडियो की जो कीमत थी वो थी 750 रुपये, हानि रेडियो पर थी 5%। तो रेडियो का जो सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस
100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100, यानी कि भैया 750, 100 में से 5 घटाएंगे 95 और बटे में 100, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 15 पंजे 75। और ये मैं कैलकुलेशन एक बार जल्दी से कर देती हूँ। ये आ गया 1425 बटे 2, 2 7 14, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। ये आ गया रेडियो का सेलिंग प्राइस और रेडियो का कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन पढ़ो, कुल हानि या कुल लाभ कितना है? तो दोनों का सेलिंग प्राइस, समझ रहे हो मेरी बात? टीवी प्लस रेडियो का कॉस्ट प्राइस कितने में पड़े दोनों? 2000 जमा 750, यानी 2750 में पड़े दोनों। और टीवी और रेडियो का जो सेलिंग प्राइस है बेचे कितने में? 2400 जमा 712.50, जोड़ लेना भाई 24 और 7, 3112 रुपये 50 पैसे। ये कुल खरीदे, दिखा नहीं, अब दिख रहा है, देखो ये हमने खरीदे 2750 में, ये हमने बेचे 3112 रुपये 50 पैसे में। ज़्यादा में बेचे हैं तो हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी इसमें से इसको घटा दो। 3112 रुपये 50 पैसे में से 2750 को घटा दो तो बेटा जी 0, 5, 2, 11 में से 5 गए 6 और 10 में से 7 गए 3, 362 रुपये 50 पैसे पूरे बिजनेस में, पूरे सिस्टम में जो है हमें वो लाभ हुआ है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन नंबर बी आ जाता है। ये है ए में 12वां, बी में 15वां, सी में 12वां, डी में 32वां क्वेश्चन। अनुपात का है, ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 3:7 है। तो ए जमा बी अनुपात बी जमा सी अनुपात सी जमा ए क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए वैसे तो ए अनुपात बी हमें दे रखा है कितना? 2:3 और बी अनुपात सी हमें दे रखा है 3:7। पहले हम इन्हें एक करते हैं, देखो ए बी सी लिखते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ लिखा 2 3 और बी और सी का 3 7। तो तीनों को इकट्ठा कैसे किया जाता है? 3 की 7 से गुणा कर दो 21, इस 3 की 3 से कर दो 9 और इस 2 की 3 से कर दो, ये आ गया ए बी सी का अनुपात। लेकिन ये 3 से भाग हो रहा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 7 21। ये ए बी सी का अनुपात आ गया। अब मैं बनाऊंगी ए जमा बी, तो ए जमा बी बनेगा 2 जमा 3 यानी कि 5। फिर मैं बनाऊंगी बी जमा सी, ध्यान देना मेरी उंगली पे, बी 3 है सी 7 है, तो ये अपना 3 जमा 7 यानी 10 बनेगा। और फिर मैं बना रही हूँ सी जमा ए, सी 7 है और ए 2 है, ये बन गया 9। अब ध्यान देना, ए जमा बी अनुपात बी जमा सी अनुपात सी जमा ए, डायरेक्ट ले लेंगे 5:9:10 हमारा ये आ जाएगा। 9 नहीं, बी जमा सी कितना है? 10 है और ये 9 है, उल्टा कर दिया मैंने, 5, 10 और 9। फिर लिख देती हूँ सफाई से 5:10:9 और ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ए में 17, बी में 16, सी में 18, डी में तीसरा बहुत ही आसान प्रश्न है। ए जमा बी 6 है, ए घटा बी 2 है, तो 2 ए की 2 जमा बी की 2 का मान ज्ञात करो। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ए जमा बी 6 है, ए घटा बी 3 है, दोनों को जोड़ दो, समीकरण है, बी से बी कट गया, ए में ए जोड़ोगे 2a, 6 और 3 कितना हो गया? 3 नहीं है भैया, 2 है ये, 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो ए का मान कितना आ गया? 8/2 यानी कि 4। ए की वैल्यू को यहाँ वापस रख दो, ध्यान देना, ए जमा बी 6 है, ए की वैल्यू 4 आ गई, तो बी की वैल्यू 6 में से 4 गए 2, ए 4 आ गया, बी 2 आ गया। जो हमने ज्ञात करना है वो क्या है? 2 ए की 2 जमा बी की 2, 2 ए की 2 का मतलब 4 की पावर 2, बी की 2 का मतलब 2 की पावर 2, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 16 और 4 20 और 2 40 हमारा आंसर आ जाएगा। और एक और है हमारे पास शॉर्टकट, क्या है? ए जमा बी के वर्ग में अगर हम ए घटा बी का वर्ग जोड़ते हैं तो 2 बार आता है ए की 2 जमा बी की 2। ये बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला करके देख सकते हो। कैसे करके देख सकते हो? मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखो, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab, ये बन गया ए की 2 जमा बी की 2 घटा 2ab, ये दोनों कट गए। ए की 2 कितनी बार आ गया? 2 बार। बी की 2 कितनी बार आ गया? 2 बार। तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है हमारे पास। तो ए जमा बी कितना है? 6, तो 6 की पावर 2। ये कितना है? 2, 2 की पावर 2,
बराबर है 2, ए की 2 जमा बी की 2, 6 का वर्ग हो गया 36 जमा 4 बराबर है ये। तो इसकी वैल्यू हमारी हर तरीके से जब हम इसको कर रहे हैं तो 40 आ रही है, जो कि हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए का 18वां, बी का 17वां, सी का 19वां और डी का 4th क्वेश्चन। यदि एक्स स्क्वेयर जमा 1/x स्क्वेयर 2 के बराबर है तो x घटा 1/x का मान ज्ञात करो। बड़ा ही हमारे ये क्वेश्चन आइडेंटिटी पर बेस्ड है, बड़े ही आसान से क्वेश्चन हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर 2 के बराबर है, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x माइनस 1/x की। समझ रहे हो ना आप बात को, ये देखो। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, क्या बनेगा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, x से x कट जाएगा। ये जो वैल्यू है ये तो हमारे सामने ये रही, कितनी है, 2 है, तो इसकी जगह तो 2 रख दो और x से x कट के 1 आ गया, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए का 19th, बी का 18th, सी का 16th और डी का 5th क्वेश्चन। थोड़ा हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 90 पेन हैं जो कि वो 80 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि इस 90 कलम को तो भूल ही जाओ। कई बार हम इनसे ना एक पर चले जाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वही आइटम, उतने ही आइटम यहाँ बेच रहा है, उतने ही आइटम पर यहाँ लाभ निकालना है। तो कुछ आइटम है हमारे पास, कोई भी सामान है, कोई भी माल है, वो 90 कलम है, उनको एक सिंगल आइटम हम अगर मान लें तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। ये हमारी हानि प्रतिशत है, जिससे हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर 20% लाभ से विक्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है, ध्यान देना है भाई, सेलिंग प्राइस किसका, 90 पेन्स का। ये 90 कोई ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ नहीं है, 80 रुपये है। पहली बार उसने जब इनको बेचा तो उसको लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, 20% हुआ। तो डायरेक्ट देखो, कई बच्चों को अगर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला याद ना रहे तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा करो, लॉस है 20%, ठीक है, कितने पर है, क्रय मूल्य पर। फिर आपको ये सवाल क्रय मूल्य मान कर करना पड़ेगा। माना क्रय मूल्य 100 रुपये, हानि 20 रुपये, तो 80, तो CP 100 आ जाएगा, इस तरीके से। तो CP का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, CP का फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस है 80, इंटू में 100 बटे में 100 घटा 20, 80, और 80 से ये 80 कट कर कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। यानी कि वो 90 पेन उसने 100 रुपये में ख़रीदे थे। अब वो कह रहा है कि उन्हीं पेनों पर 20% का लाभ पाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। तो ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आप ले लो प्रॉफिट, कितना लेना है उसको, 20%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूले आप याद कर लेना। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 100, ये हो गया 100 जमा 20, सारे के बटे में 100, 100 से 100 कट गया, और 100 जमा 20 कितना हो जाएगा, 120 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है बेटा, ए का 15th, बी का 19th, सी का 17th और डी का 1st क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा के वर्ग का आधा है, तद अनुसार उसका एक न्यून कोण कितना होना चाहिए। ध्यान से समझना है। समकोण त्रिभुज है, मैं सबसे पहले यहाँ समकोण त्रिभुज ही बना देती हूँ। ये मैंने बनाया समकोण त्रिभुज, मैं इनको कोई नाम नहीं देती। ये आधार है, इंग्लिश में बेस कहते हैं, मैं बी कह रही हूँ। ये लंब है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, तो मैंने इसको पी नाम दे दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। और ये कर्ण है, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। 2 भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा अर्थात कर्ण, तो 2 भुजा ये हो गई, हाँ, इन दोनों का गुणनफल बी और पी का जो गुणनफल है वो कर्ण के वर्ग यानी h के वर्ग का आधा है।
तो कर्ण है h, उसका वर्ग करा तो 2 लगा दिया और आधा करा तो 2 नीचे आ गया। ये कंडीशन बुक वाले ने हमें दे रखी है। तो इस कंडीशन से मैं 2 को यहाँ ले जाऊँ, ध्यान देना, तो 2BP बराबर क्या बन गया, h²। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। आप इनको XY नाम भी दे सकते थे अगर आपको B और P में दिक्कत है। अब मैंने बार बार कहा है कि जब भी समकोण त्रिभुज आए तो आप वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग यहाँ से ले लो, किसके बराबर है, 2BP बराबर है B की 2 जमा P की 2। 2BP को राइट में ले जाओ, घटा का हो जाएगा B की 2 जमा P की 2 घटा 2BP। ये याद करो कौन सा फॉर्मूला है, A की 2 जमा B की 2 घटा 2AB क्या होता है, A घटा B का पूर्ण वर्ग होता है। तो ये किसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ये B घटा P का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब B घटा P का वर्ग 0 है तो वर्ग हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो B घटा P बराबर 0 आ जाएगा। और जब P को हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो B P के बराबर आ जाएगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, B P के बराबर आ गया अर्थात ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। अब समकोण त्रिभुज है तो ये एंगल कितने का है, 90 का। अब जब ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज बन गया तो इनके सामने वाले ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। सिंपल सी बात है भाई, जब ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण भी बराबर होएगा। अब ये तो 90 का है, इन दोनों का जोड़ कितना होएगा, 90, और दोनों बराबर हैं तो दोनों कितने कितने डिग्री के हो गए, 45 डिग्री के हो गए। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक न्यून कोण कितना होना चाहिए, तो वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो एक ये सारी बातें हम 1 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। समझ गए ना। अब ये तो 90 का है, अब ये दोनों पता नहीं कितने कितने के हो सकते थे, लेकिन यहाँ से हमें पता लगा कि बेस और परपेंडिकुलर बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब दोनों का जोड़ 90 है तो दोनों ने 45 का हो जाना है, तो एक न्यून कोण 45 डिग्री का होगा। अगला प्रश्न है बेटा A कोड का 21वां, B का 20वां, C का 22वां और D का 8वां क्वेश्चन। देखिए 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है, तो n का मान ज्ञात करो। सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा मूलधन यानी प्रिंसिपल है 30,000 रुपये, ठीक है। और भाई ब्याज की जो दर है R वो 7% है, टाइम कितना है, n वर्ष है, और जो हमारा ब्याज है ना चक्रवृद्धि ब्याज वो 4,347 रुपये है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ना वो ब्याज पे नहीं लगता, मिश्र धन पे लगता है। तो पहले हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे जिसे हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। भाई 30,000 रुपये हमारा मूलधन था, 4,347 रुपये हमें ब्याज मिल गया, तो दोनों को जोड़ के 34,347 रुपये हमारा अमाउंट हो गया। अब हमारा जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर टाइम। जो वैल्यू पता है उनको रख दो और सॉल्व कर दो। अमाउंट है 34,347, प्रिंसिपल है 30,000, एक जमा दर कितनी है 7/100 की पावर n, ठीक है। इस तरह के सवाल कैसे करते हैं, इस 30,000 को तो नीचे ले आओ, 34,347 बटे 30,000, और ये ब्रैकेट हल करनी है तो 100 एकम 100, 100 में 7 जोड़ोगे तो ये बन रहा है 107/100 की पावर n। अब इसको भी हमने 107/100 की पावर में बदलना है, तो 100 में अड़चन कहाँ आ रही है, 3 की, ये देखो 3 पे कटेगा, 3 एकम 3 10,000, 3 एकम 3 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12 और 3 निम 27 हमारे पास। ये बड़े ध्यान से करने के क्वेश्चन है, हम पढ़ते थे तब बहुत ज़्यादा आते थे ये इस तरह के क्वेश्चन। आजकल अंक गणित बिल्कुल बुक में से ख़त्म हो गया तो आपको दिक्कत आती होगी। की पावर n, इसको ज़रा आप हल कर लेना। 100 की घात 2 है 10,000, तो पता होगा या नहीं पता है, 10,000 का मतलब है 100 गुणा 100 यानी 100 की घात 2, और 11,449 का मतलब है 107 की घात 2। आप करके देख लेना 107 को 107 से, ठीक है। ये मैंने जल्दी से करके भी दिखा दी है। तो 9 4 7 और 7 14 आ गया ना 11,449। तो ये
बन गया 107/100 की पावर 2 और ये बन गया 107/100 की पावर n। हमारा 8वीं कक्षा में ही नियम आ जाता है कि अगर x की पावर m x की पावर n के बराबर है, यानी दोनों तरफ अगर आधार बराबर हैं तो शक्तियाँ भी बराबर होती हैं, तो दोनों का आधार बराबर है तो शक्तियाँ भी बराबर हो जाएंगी। 2 बराबर है n आ जाएगा, यानी कि 2 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको अगर लेक्चर पसंद आता है, समझ आता है तो बेटा जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ए का 22वां, बी का 21वां, सी का 24वां और डी का 9वां। मैंने स्टेटमेंट लिख भी दिए, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यदि 2 की पावर x जमा 4 घटा 2 की पावर x जमा 2 3 के बराबर है तो x का मान ज्ञात करो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ फिर से घात का नियम लगेगा जो कि 8वीं में आ जाता है। x की पावर m जमा n को मैं x की पावर m गुणा x की पावर n लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा ये वाली रकम 2 की पावर x जमा 4 है तो 2 की पावर x गुणा 2 की 4, 2 की पावर x गुणा 2 की पावर 2 किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आ गया। अब ध्यान दो, 2 की पावर x यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। 2 की पावर 4 बार है, 2 की पावर 2 बार है, तो मैं इसमें से एक तो 2 की पावर x को कॉमन ले लूँ और एक 2 की पावर 2 को। ध्यान देना, 2 की पावर x कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। ये 2 की पावर 4 था और 2 की पावर 2 से भाग किया तो ये 2 की पावर 4 घटा 2 यानी कि 2 की घात 2 आ जाएगा। तो यहाँ तो बचेगा 2 की घात 2 और ये पूरी की पूरी टर्म बाहर आ गई तो -1 बराबर है 3। ध्यान से देखना, ये तो बन गया 2 की पावर, इसको फिर जोड़ लो, अब इकट्ठा कर लो दोनों को, आधार बराबर है शक्तियाँ जुड़ जाएंगी। 2 दूनी 4 घटा 1 बराबर है 3। आगे बढ़ूँ, सब घात के नियम लग रहे हैं जो 8वीं क्लास में आते हैं। 4 में से 1 गया 3 बराबर है 3। इस 3 को नीचे ले जाओ, 2 की पावर x जमा 2 बराबर है 3/3, कट के कितना आ गया? 1 आ गया। अब आपको मैं एक नियम और बता दूं घात का कि किसी भी नंबर की पावर 0 करो तो वो 1 के बराबर आती है। अब ध्यान देना, लेफ्ट में है 2 की घात x जमा 2 और राइट में है 1। बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं राइट वाले 1 को 2 की पावर 0 लगा दूं तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x की पावर 0 1 होता है। और ये नियम में भी अभी मैंने आपको बताया कि अगर x की पावर m और x की पावर n बराबर हैं, यानी दोनों तरफ आधार बराबर हैं, तो शक्तियाँ भी बराबर होती हैं। तो दोनों तरफ 2 आधार था, इसका मतलब शक्तियाँ भी बराबर हैं। तो x जमा 2 0 के बराबर हो जाएगा, x 0 घटा 2 यानी -2 के बराबर आ जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर का डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन ए सेट का 23वां, बी का 22वां, सी का 21वां और डी का 11वां क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन अंकगणित से आए हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता है और 24 रुपये कम में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ है कि हम 100 मान के चलते हैं, ठीक है। माना जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है, लाभ कितना है? 20% है। भाई 100 पे 20% का मतलब 100 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? यानी कि उसने वो वस्तु कितने में बेच दी? 120 रुपये में। बात यहाँ तक समझ आ रही है? अब ये कहता है कि यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर बेचता, ध्यान देना, खरीदता, अधिक दाम पर खरीदता, यानी कि जो नया कॉस्ट प्राइस है वो 100 से 40% ज़्यादा कितना हो जाता? 140 रुपये। और अब ज़रा पकड़ने की बात है यहाँ पर, एक वो पकड़ने की बात क्या है कि ये कह रहा है 40% अधिक पे खरीद लिया, यानी कि नया कॉस्ट प्राइस 140 रुपये हो गया, 24 रुपये कम में बेचता है। अभी हम इस बात को यहाँ स्किप करेंगे और ये देखेंगे कि उसे हो गई 20% की हानि। ध्यान से समझना मेरी बात को, 40% अधिक में ख़रीदा तो कॉस्ट प्राइस हो गया 140, लॉस कितना हुआ? 20%। ध्यान से समझना, लॉस कितना हुआ? 20%। तो नया सीपी नहीं, नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। बार बार मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। सीपी 140 में ख़रीदी थी, 100 घटा लॉस, लॉस कितनी है? 20, 100 में से 20 गया 80, सारे के बटे में 100, 14 8 112 रुपये। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 140 की खरीदी
चीज़ पे उसे 20% की हानि हुई तो उसका जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 112 रुपये था। अब ध्यान दो, पिछला सेलिंग प्राइस 120 रुपये था, नया सेलिंग प्राइस 112 रुपये है, तो दोनों सेलिंग प्राइस में, विक्रय मूल्य में जो अंतर आया वो कितना आ रहा है, 120 घटा 112 यानी 8 रुपये कम में। अभी भी वो 8 रुपये कम में बेच रहा है। अब ये क्या कहता है कि यदि 24 रुपये कम में बेचे तो क्रय मूल्य कितना है, तो हम इसे एकिक नियम से करेंगे। कैसे करेंगे एकिक नियम से, कि यदि 8 रुपये, वैसे तो एक ही मिनट में है, एकिक नियम की ज़रूरत भी नहीं है, कम में बेचता है तो जो असली क्रय मूल्य था वस्तु का वो कितना था, 100 था। यदि 1 रुपये कम में बेचे तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/8, और वो 24 कम में बेच रहा है तो 100/8 गुणा 24, 8 तिया 24, 300 रुपये। हम इसको मूजबानी भी कर सकते थे कि 8 रुपये का अंतर है तो क्रय मूल्य 100 है, यानी कि 100/8 गुणा 24। जिन बच्चों की पकड़ है वो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, 300 रुपये। और ये हमारा बी ऑप्शन आ जाता है। कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करके वहाँ भी आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा ए का 20वां, बी का 23वां, सी का 20वां और डी का 7वां क्वेश्चन। बी का 23वां, दो संख्याएं 3:5 में हैं, यदि दोनों में से 9 घटा दो तो 12:23 हो जाता है, संख्याएं बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:5 है, तो मान लिया एक संख्या 3x है, दूसरी 5x है, हो गया। दोनों में से 9 घटा दो, यानी कि 3x में से भी 9 घटा दो और भैया 5x में से भी 9 घटा दो, तो जो अनुपात है वो 12:23 हो जाता है। कितना बन गया, 12:23। अनुपात का मतलब भाग है, 3x घटा 9 बटे 5x घटा 9 बराबर है 12/23। आर पार गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 23 को इससे गुणा कर दो, किससे, 3x घटा 9 से, 12 को इससे गुणा कर दो, किससे, 5x घटा 9 से, और x की वैल्यू निकाल लो। तो ये हो जाएगा 23 तिया 69x घटा 9 से गुणा कर लेना, 207 आएगा, 207। 12 पंजे 60x और 12 निम्मा 108। ठीक है, x एक तरफ ले आओ, सिंपल 8वीं कक्षा का सवाल है। घटा 60x, 207 राइट में जाएगा, जमा का घटा 108, ये बन गया 9x बराबर है 99, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 11। प्रश्न क्या है वो अब हमने देखना है। कहाँ गया, तद अनुसार वे संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्याएं ये ऊपर चली गई, ये देखो 3x और 5x। तो पहली संख्या बनेगी 3x यानी कि 3 गुणा 11 यानी कि 33। दूसरी संख्या बनेगी 5x यानी कि 5 गुणा 11 यानी कि 55। हमारा उत्तर आएगा 33, 55, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ए में 26, बी में 24, सी में 26, डी में 13। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 हैं, तो त्रिभुज को त्रिभुज के प्रकार में वर्गीकृत कीजिए। समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है ये। 5 का वर्ग 25 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, और आप देख सकते हो कि 144 जमा 25 169 के बराबर है, यानी कि 5 का वर्ग जमा 12 का वर्ग 13 के वर्ग के बराबर है। और ऐसा केवल और केवल समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो समकोण त्रिभुज आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। और ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ए 25, बी 25, सी 27 और डी का 15वां क्वेश्चन है। एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात 5:2 था। सफलता यानी सक्सेस यानी पास होने वाले बच्चे, और असफलता यानी फेल होने वाले बच्चे 5:2 है। तो जो बच्चे पास हुए उनको हमने 5x मान लिया, जो बच्चे फेल हुए उनको हमने 2x मान लिया। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, मान लो 14 बच्चे और फेल हो जाते, तो सफलता का असफलता से अनुपात 9:5 होता। अब यहाँ एक बात समझने की है कि हमारे पास बच्चों की संख्या सेम है। अब फेल्योर में 14 बच्चे बढ़ गए हैं, तो 14 तो सिंपल सी बात है कि पास वालों में 14 बच्चे कम हो गए हैं, और अब पास और फेल का अनुपात 9:5 हो गया है। यानी कि नए केस में, समझ रहे हो ना बात को भाई, फेल्योर में 14 बच्चे कम हो गए तो पास होने
उल्टा तो नहीं कर रही मैं। फेल्योर में 2x जमा 14, 2x जमा 14 बढ़ गए हैं, एक बार फिर ले लेते हैं। 2x जमा 14, तो पास होने वालों में 14 बच्चे कम हो गए और अनुपात हो गया 9/5। आर पार गुणा कर दो, 5 को इससे कर दो, 5 5 25x घटा 70, 9 दूनी 18x जमा 14 निम्मा 126। ठीक है, हल कर लो। 25 18 को इधर ले आओ, ये बन जाएगा 7x बराबर 126 जमा 70 जो कि बन गया 196। x बन जाएगा 196/7, 7 दूनी 14, 7 8 56, x की वैल्यू आ गई 28। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवार कितने थे? तो पहले पास और फेल निकाल लो। पास कितने हैं? 5x भैया, 5 गुणा 28, 5 8 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14। फेल कितने थे? 2x, 2 गुणा 28, 28 दूनी 56, 6 9 और 1, यानी कुल 196 बच्चे थे जो कि परीक्षा में बैठे थे। और ये हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी डाउट हो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।